हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड बॉयलर्स लॉ। ठीक है, बॉयलर्स लॉ अप्लाई होता है इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हाउ वायर बॉयलर्स लॉ इज अप्लाइड इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और इसमें हम अप्लाई करेंगे बॉयलर्स लॉ। ठीक है, जहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने से पहले हम पहले एक काम करते हैं। हम मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन को देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द ब्रीदिंग, इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इन मसल्स को समझना, क्योंकि फिर ही आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ आएगी, क्योंकि इन मसल्स की ही वजह से ब्रीदिंग होती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे, मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ कि कौन कौन सी मसल्स इस्तेमाल होती है, तो जिसमें से आपने कुछ पढ़ी भी होगी, लाइक दैट कि डायफ्राम, इट इज़ द मेन रेस्पिरेटरी मसल, इट इज़ द मेन मसल विच इज़ इन्वॉल्वड इन ब्रीदिंग। ये तो आपने पढ़ा होगा। दूसरा, आपने इंटरकोस्टल मसल्स पढ़े होंगे, जिसमें कि दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो डायफ्राम होता है, ये डोम शेप्ड मस्कुलर आर्गन होता है, इस तरह का डोम शेप्ड होता है, और ऊपर होती है इसकी थोरैसिक कैविटी और नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी। या हम ये कह सकते हैं कि ये एक मस्कुलर डोम शेप्ड मस्कुलर शीट है डायफ्राम, जो थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, साथ साथ मैं लोकेशन भी बताता जाऊंगा ताकि फिर आपको इसकी मैकेनिज्म में आसानी हो जाए। इंटरकोस्टल मसल्स आपको पता होता है, ये वो मसल्स होते हैं जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं ये मसल्स, इनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, जिसमें कि दो टाइप के मसल्स होते हैं। एक तो होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरे काइंड के होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। These are the intercostal muscles, but their arrangement is different and their function is also different. Very 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 important। अभी मैं बताऊंगा कि इनकी अरेंजमेंट क्या है और इनकी फंक्शन डिफरेंट कैसे है। ठीक है, और एक दो तीन मसल्स होते हैं, ये तो थे मेन रेस्पिरेटरी मसल्स। इसके अलावा भी मसल्स है जो हम कुछ कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बॉडी कुछ ऐसे कंडीशंस में इस्तेमाल करती है जब इनकी नीड पड़ती है, तो उनको हम कहते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स, जिसमें क्या आते हैं स्कैलियन मसल्स, ये छोटे छोटे मसल्स होते हैं हमारे नेक में, और आती है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, ये भी होती है हमारी नेक में, और आती है रेक्टस एब्डोमिनस, ये भी होती है हमारे एब्डोमेन में, और ये होती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, इंटरनल ओब्लिक मसल्स एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। इनका उतना रोल नहीं है ब्रीदिंग मैकेनिज्म में, लेकिन ये रेयर कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं जब बॉडी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी कंडीशन ख़राब होती है। पहले हम देखेंगे, ये जो स्कैलियन मसल्स होते हैं, ये छोटे छोटे मसल्स होते हैं, ये हमारे रिब केज के पहले दो रिब्स के साथ अटैच हुई होती है, और ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम दीज रिब्स एंड नेक से होकर ये पीछे सर्विकल वर्टिब्रा से कनेक्ट होते हैं, जिससे हमें लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ याद रखना कि ये जो स्कैलियन मसल्स होते हैं, ये हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं और रिब केज के पहले दो रिब्स के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल जो होती है, ये दोनों साइड से हमारे नेक के होते हैं, ये स्कैलियन मसल्स एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। ये आप देख भी सकते हैं, अगर आप अपने नेक को ही इस तरह रोटेट करोगे 90 डिग्री पर, तो आपको दिखेगा एक बल्जड मसल दिखाई देगी, तो उसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। ठीक है, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल और स्कैलियन मसल्स आगे से ये पहले दो रिब्स के साथ जुड़ी हुई होती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, यहाँ पर भी एक होगी स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल दूसरे साइड के नेक से, और इसी तरह यहाँ से भी होगी स्कैलियन मसल्स। ठीक है, और पीछे से ये सर्विकल वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे हमें लेना देना कुछ नहीं है। आई होप आपको ये रेस्पिरेटरी मसल्स समझ आए होंगे, ये कहाँ पर होते हैं और इनकी पोजीशन क्या होती है। और एक डायग्राम मैंने नीचे लाई है, इसको भी थोड़ा बहुत समझिए, क्योंकि एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स में कन्फ्यूजन होता है आपको कि इनकी शायद फंक्शन सेम है, लेकिन इनकी फंक्शन डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अरेंजमेंट। लाइक दैट कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वाले जो है ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स,
ये वाले, और ये वाले जो है ग्रे वाले, ये डिम वाले, ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। फिर से देखिए इनके अरेंजमेंट को, ये आते हैं इस तरह। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की अरेंजमेंट इस तरह है, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट जो है, इनकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये है एक तो डाउनवर्ड्स। ये इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप फंक्शनिंग भी अच्छे से समझ लोगे। डाउनवर्ड्स प्लस अगर हम देखेंगे, एक तो इसकी ये जो है ये डाउनवर्ड्स होते हैं और होते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, या हम लिख सकते हैं डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ये एक्सटेंड होते हैं डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, याद रखना। देखिए एक तो ये डाउनवर्ड्स इस तरह होते ही है, दूसरी तरह ये आउटवर्ड्स भी होते हैं इस तरह, ठीक है। डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स इनका अरेंजमेंट होता है। ये बात आपने याद रखना है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स बट दे आर अलाइनड डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। इसी तरह अगर हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को देखेंगे इस तरह, ये देखिए ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर आप देखेंगे ये क्या है, एक ये भी है डाउनवर्ड्स। मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ यहाँ से, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी है आउटवर्ड्स, लेकिन ये है इनवर्ड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं फिर से लिखाऊंगा ये फिर वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में समझिए आप। ये जो होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यहाँ पर इनका अरेंजमेंट होता है बिटवीन द रिब्स, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ये नीचे की और इलांगेट होते हैं और बाहर की ओर। अगर हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को देखेंगे यहाँ पर, तो इनका अरेंजमेंट होता है डाउनवर्ड्स होता है, इनका भी डाउनवर्ड्स होता है, सॉरी डाउनवर्ड्स बट इनवर्ड्स, यानी ये भी होते हैं डाउनवर्ड्स लेकिन अंदर की तरफ। इसी अरेंजमेंट की वजह से इनकी फंक्शन भी डिफरेंट है। मैंने ये डायग्राम इसलिए यहाँ पर ऐड की ताकि आपको समझ आए कि अरेंजमेंट होता कैसा है। इनका होता है इस तरह आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, इनका होता है आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स इस तरह, ठीक है। ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। आई होप आपको ये डायग्राम से समझ आया होगा। फिर जब हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, इनकी अरेंजमेंट, इनकी लोकेशन कौन सी होती है, ये होते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, ये मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पर रेस्पिरेशन की ओर आएंगे, ठीक है। अब हम रेस्पिरेशन की ओर आएंगे, यहाँ ब्रीदिंग की ओर आएंगे हम। अब हम देखते हैं ब्रीदिंग क्या होती है। अब आपको ब्रीदिंग पढ़ने में आसानी होगी और इसके मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपने इनकी लोकेशन समझी। जब मैं इसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगा अच्छी तरह कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स क्यों, इनका अरेंजमेंट क्यों डिफरेंट था। देखिए ब्रीदिंग को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको हम और एक नाम देते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, सॉरी पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी ब्रीदिंग को क्या हम कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी। ये सिंपली है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। अभी हम यही लिखेंगे एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हम हवा को अंदर लेते हैं, ठीक है, एयर इन, एंड जो हम हवा बाहर फेंकते हैं थ्रू माउथ थ्रू नोज, उसको हम कहते हैं एयर आउट। इन दोनों को हम कहते हैं मिलाकर ब्रीदिंग, ठीक है। यानी सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर फेंकना, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। इट इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, वो फिर अलग कंसेप्ट है, लेकिन अभी हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, ठीक है। हवा कैसे अंदर जाता है लंग्स में और वहाँ से कैसे बाहर निकलता है, इनमें किन मसल्स का रोल होता है, वही हमें इस वीडियो में देखना है, ठीक है। आई होप आपको ये ब्रीदिंग समझ आया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और ब्रीदिंग में आते हैं 2 स्टेप्स, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, लेकिन जब हम मैकेनिज्म समझेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको अभी आपके लिए रिवाइज करता हूँ ताकि आसानी हो जाए, ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसमें आते हैं 2 स्टेप्स। एक तो होता है इंस्पायरेशन, जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन भी, और दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है एक्सपायरेशन, जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन भी। क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन।
मैं सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर बताता हूँ। इंस्पायरेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर। इंस्पायरेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर, यानी जब हम सांस को अंदर लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन मीन्स आउटटेक। मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आउटटेक ऑफ एयर। आउटटेक ऑफ एयर यानी जो हम सांस छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इंस्पायरेशन में मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ से कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। यानी जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो ये जो हवा होता है ये एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में चला जाता है। एक्सहेलेशन के दौरान उल्टा होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये जो हवा होता है ये लंग्स से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये थी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म देखते हैं, फिर हम एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं ये इनका मैकेनिज्म स्टार्ट करूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप आपको साथ साथ समझ आता होगा और आप नोट करते जाते होंगे, और अगर कोई नोट ना करना चाहता हो तो वो स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेता जाएगा। अगर हम देखेंगे, मैं आपको एक दो पॉइंट्स यहाँ पर बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो ये पॉइंट है कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, एट रेस्ट, नॉर्मल ब्रीदिंग एट रेस्ट, जब हम रेस्ट में होते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। व्हाट डज मीन बाय नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी जब हमें कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन ना हो, जब हमें कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना हो, जब हमें कोई खुदा ना खास्ता रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिफेक्ट ना हो, जब हमारा कोई रेस्पिरेटरी जो एयरवे है यानी एयरवे ओब्स्ट्रक्शन ना हो, यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नॉर्मल हो और एक आदमी जो हो वो रेस्ट पर हो, उसका नॉर्मल ब्रीदिंग हो और रेस्ट पर हो। अगर हम देखेंगे, दो मसल्स खाली इन्वॉल्व होते हैं इन रेस्पिरेशन, ये ब्रीदिंग। कौन कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है डायफ्राम, ये तो पता ही है, डायफ्राम होता ही होता है। दूसरा कौन होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये मैं अभी आपको इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा कैसे, इंटरकोस्टल मसल। एक पॉइंट आपने याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जब एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसकी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है रेस्ट में होता है, तो उस टाइम ब्रीदिंग में सिर्फ दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होती है डायफ्राम जो मेन रेस्पिरेटरी मसल है, और दूसरी जो होती है वो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, कौन सी मसल होती है डायफ्राम के अलावा जो नॉर्मल ब्रीदिंग में, ठीक है, ज्यूरिंग रेस्ट इस्तेमाल होती है, वो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसका मैकेनिज्म हम अभी देखेंगे कि किस तरह ये फंक्शन करती है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, और एक पॉइंट जो आपने याद रखना है जो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़, अगर हम एक अडल्ट की बात करेंगे, ठीक है, एक अडल्ट जो है, एक अडल्ट जो कि हेल्दी है प्लस रेस्ट में है, मैं दो कंडीशंस बता रहा हूँ, फिर से अभी मैं तीन बता रहा हूँ। एक तो एडल्ट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और रेस्ट में होना चाहिए। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होती है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है ऐसे इंडिविजुअल में 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। मैं यहाँ पर एडल्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो ब्रीदिंग रेट है ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज। मैं हेल्दी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इसका वैल्यू चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग द रेस्पिरेटरी कंडीशन। एक पेशेंट अगर बीमार है तो उसका ये रेट चेंज हो सकता है। मैं रेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेस्टिंग फेज में ये होता है, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कहा एक एडल्ट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, रेस्ट में होता है, तब ये होता है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर चलते हैं इंस्पायरेशन एंड इट इज, ठीक है, फिर हम उसके
ये बात याद रखना। चलो अभी हम देखते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, ठीक है। अगर हम इंस्पायरेशन की बात करेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया। इंस्पायरेशन में ईयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है। इंस्पायरेशन में ईयर का मूवमेंट एटमॉस्फेयर से लंग्स में होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ईयर जाता है इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जिसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। देखिए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये मान लो आप, ये मैं रेस्पिरेटरी पाथवे बना रहा हूँ, ये मैं एक लंग बना रहा हूँ। ये बात मेरी याद रखना, मैं आर्बिट्री डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ लेना, ठीक है। सॉरी, देखिए अगर हम देखेंगे, ये होता है डायफ्राम इस तरह, डोम शेप्ड। ये होता है डायफ्राम इस तरह, डोम शेप्ड। सॉरी, इस तरह होता है ये डोम शेप्ड, इस तरह होता है ये डोम शेप्ड, ठीक है। इस तरह होता है डायफ्राम डोम शेप्ड। ये बात आपने याद रखनी है, ये डायफ्राम होता है डोम शेप्ड। और जो लंग्स होते हैं, लंग्स के साथ रिबकेज अटैच होता है। ये मैं बना रहा हूँ यहाँ से रिबकेज, ठीक है। आर्बिट्री डायग्राम है लेकिन आपने समझना है। यहाँ से भी मैं बना रहा हूँ रिबकेज। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ रहा है, चाहे मेडिकल का एग्ज़ाम हो, कोई एग्ज़ाम हो, उनमें ये पूछा जाता है, ठीक है। बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर, और अंदर क्या है, पिलुलर कैविटी। पिलुलर कैविटी मीन्स कैविटी विद इन द लंग्स, ठीक है। अंदर क्या है, पिलुलर कैविटी, पिलुलर कैविटी। अब क्या होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्या होता है, क्या होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये जो डायफ्राम होता है डोम शेप्ड, क्या होता है, डोम शेप्ड डायफ्राम जो होता है, ये स्ट्रेच करता है, कंट्रैक्ट होता है। जब ये कंट्रैक्ट होता है तो इसकी शेप कैसे बनेगी, इसकी शेप इस तरह बनेगी, स्ट्रेट फ्लैटन, ठीक है। इस तरह इसकी शेप बनती है, ठीक है। यानी ये नीचे आता है इस तरह। डायफ्राम पहले डोम शेप्ड था, जब ये स्ट्रेच करेगा, इस तरह स्ट्रेच करेगा, तो ये फ्लैटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लैटन, यानी ये फ्लैट बन जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो लंग्स होता है, लंग्स का जो पिलुलर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, वो इस डायफ्राम के साथ अटैच होता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। जो लंग्स का होता है, ये क्या, पिलुलर मेम्ब्रेन, वो अटैच होता है डायफ्राम के साथ। जब डायफ्राम स्ट्रेच होता है, फ्लैटन होता है, नीचे आता है, तो साथ साथ ये लंग्स को भी स्ट्रेच करता है, साथ साथ ये लंग्स को भी स्ट्रेच करता है। और लंग्स स्ट्रेच होते हैं नीचे की ओर, उसकी वजह से क्या होता है, जब ये नीचे की ओर होता है, लंग्स स्ट्रेच होते हैं, तो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने सही कहा कि कम, अभी तक अगर मान लो कुछ वॉल्यूम था इस लंग पिलुलर कैविटी में, कुछ वॉल्यूम था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये स्ट्रेच हुआ, कौन, डोम शेप्ड जो डायफ्राम था, जब ये स्ट्रेच हुआ, ये फ्लैटन हो गया, इसने आपके अपने साथ पिलुलर मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स को खींचा, और उसकी वजह से अंदर की जो पिलुलर कैविटी है, इंट्रापिलुलर कैविटी है, वो बढ़ गई। इसकी वजह से क्या बढ़ गया, इंट्रापिलुलर वॉल्यूम, इंट्रापिलुलर वॉल्यूम, ठीक है। यानी लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, क्योंकि अब आएगा बॉयलर्स लॉ। क्या आएगा, बॉयलर्स लॉ। मैं बॉयलर्स लॉ को इधर लिखता हूँ। बॉयलर्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बॉयलर्स लॉ का कहना है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बॉयलर्स लॉ है, आपने पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर जल्द में बताऊंगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर द कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आर तो होता ही है कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट वही होता है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। ये यहाँ से आता है बॉयलर्स लॉ से। अब आप बोलोगे कि टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट है, क्योंकि लंग्स के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए बॉयलर्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है inside the pillolar cavity because temperature is 37 degree, that is constant. At constant temperature pressure is inversely proportional to volume. आप मुझे बताइए, अगर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ, तो अंदर जो इंट्रापिलुलर वॉल्यूम है इनसाइड द लंग्स, पिलुलर कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या बढ़ गया, because of the stretching of the diaphragm, because of the change of the diaphragm from the dome shaped to the flattened, ठीक है, उसकी वजह से इंट्रापिलुलर वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मुझे बताइए, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो प्रेशर क्या होगा, कम। इसका मतलब जो लंग्स के अंदर इंट्रापिलुलर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी जो प्रेशर होगा इनसाइड द पिलुलर कैविटी, दैट इज इंट्रापिलुलर प्रेशर, वो डिक्रीज होगा। जब इंट्रापिलुलर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। लेकिन साथ साथ क्या होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जो एक्सटर्नल, मैंने अभी क्या बताया, मैं अभी नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं अभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जो मैंने अभी बताया आपको कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैं नॉर्मल इंस्पायरेशन में इन्हीं दो मसल्स का इस्तेमाल करूंगा। एक तो मैंने किया डायफ्राम, और कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो यहाँ पर होती है, ठीक है, मैं येलो से बनाता हूँ। ये भी कंट्रैक्ट होकर एक तो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में और अपवर्ड की डायरेक्शन में लिफ्ट करते हैं। यानी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं बिटवीन द रिब्स जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंट्रैक्ट होके एक तो बाहर की तरफ लिफ्ट करते हैं रिब केज को, और अपवर्ड्स लिफ्ट करते हैं। दो चीज़ करते हैं ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, दे अपलिफ्ट द रिब केज एंड दे the rib cage gets outwards because of the contraction of the external intercostal muscles। फिर से मैं बताता हूँ कि जो रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये कंट्रैक्ट होते हैं और बाहर की ओर रिब केज को उठाते हैं और ऊपर की ओर उठाते हैं। उसकी वजह से भी अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी इंट्रापिलुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है, और उसकी वजह से इंट्रापिलुलर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसका मतलब है क्या है, चाहे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो या डायफ्राम हो, दोनों की वजह से दोनों कंट्रैक्ट होते हैं, उनके कंट्रैक्शन की वजह से इंट्रापिलुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है। और अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, यानी इनसाइड द लंग जो पिलुलर कैविटी में प्रेशर होता है इंट्रापिलुलर प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है। वो इतना डिक्रीज होता जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। तो फिर क्या होना है, जब इंट्रापिलुलर प्रेशर बहुत डिक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन एयर विल मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर सिस्टम टू द लोअर pressure system, that is from the atmosphere into the lungs. This is the mechanism behind the normal inspiration. That means कि by the contraction of the diaphragm it gets flattened and it stretches the pillular membrane. In turn it increases the volume of the pillular cavity, that is intrapillular volume, and which results in the decrease in the intrapillular pressure. Simultaneously what happens is the external intercostal muscles also stretch. दे टेंड टू मूव द, मतलब वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो जब स्ट्रेच होते हैं तो वो इस रिब केज को स्ट्रेचिंग की वजह से बाहर की ओर और ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं। और ये जो पिलुलर मेम्ब्रेन होता है ये रिब केज के साथ भी अटैच होता है। जब रिब केज अपलिफ्ट होता है, बाहर की तरफ जाता है, तो ये लंग्स के पिलुलर मेम्ब्रेन को भी स्ट्रेच करता है और अंदर की जो कैविटी है वो बढ़ जाती है, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है, उससे भी प्रेशर डिक्रीज होता है। दिस ओवरऑल डिक्रीज इन द प्रेशर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर results in the movement of the air from the higher pressure system, that is atmosphere, into the lungs, that is lower pressure system, and this is the mechanism behind the normal inspiration. I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर से देख लेना, ठीक है। अगर स्पीड मेरी ज़्यादा है तो 1.25 0 पॉइंट क्या है 1 से, यानी 1 से कम रख लेना, आपको अच्छे से समझ आएगा।
ये था मैकेनिज्म बिहाइंड द नॉर्मल इंस्पायरेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ द नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, फिर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात भी करते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये दिखा रहा है नो इमेज, एक सेकंड वेट कीजिए आप। नो सेव्ड इमेज, दैट मीन्स कि इसी को मैं इरेज करता हूँ, अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर मतलब कहीं पर कोई डाउट रहता हो, कुछ रहता हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो, मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दिया करूँगा। ठीक है, जितना मुझसे हो सके तो मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा इन क्वेश्चंस को आंसर देने में। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इंस्पायरेशन तो आपको समझ आया होगा इसका मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, पहले मुझे बताइए कि एक्सपायरेशन होता क्या है। एक्सपायरेशन मीन्स exhalation, that means movement of the air from the lungs into the atmosphere। ठीक है, ये होता है एक्सपायरेशन। अभी हम नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करेंगे। मेरी एक बात याद रखना, चाहे नॉर्मल इंस्पायरेशन हो चाहे नॉर्मल एक्सपायरेशन हो, दोनों में यही नॉर्मल है, दोनों में डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये बात आज से ही नोट कर लेना कि इनमें अलग अलग मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन। चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन टू मसल्स आर ओनली यूज्ड, दैट इज डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसका मतलब यहाँ पर भी होगा, लेकिन अब होगा उल्टा। अब होगा उल्टा। अब क्या होगा, मैं फिर से यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो आप आर्बिट्री डायग्राम ही है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है ये समझने के लिए काफ़ी है ये डायग्राम, सॉरी। अब हम देखते हैं क्या होता है। मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पर। अब ये है डायाफ्राम, क्या है डायाफ्राम, और ये जो है ये है रिब केज। ठीक है, मैं इर्द गिर्द रिब केज को बना रहा हूँ। ठीक है, यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भी आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो स्ट्रेच हुए हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं मान लेता हूँ अभी के लिए ये स्ट्रेच हुए, यानी ये फ्लैटन हुआ है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, और ये जो होता कौन सा, ये जो था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इन्होंने भी क्या काम किया है, रिब केज को क्या किया है, ये इसके साथ अटैचड होता है पिलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, लंग का पिलुलर मेम्ब्रेन दैट इज अटैच्ड विद द डायाफ्राम। ठीक है, और इसके साथ भी इसने भी क्या किया है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने इसने रिब केज को आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स अपलिफ्ट किया हुआ है। अब क्या होगा, अब अंदर जब हवा जाएगा टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द पिलुलर कैविटी। जब यहाँ पर ईयर पहुँच जाएगा तो फिर यहाँ से भी ईयर आता है एक्सचेंज की वजह से। ठीक है, आधा इधर चला जाता है, जब यहाँ ईयर बढ़ जाता है, जो हम यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, जो हम फिर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, अगर कभी मौका मिला तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर जो गैसेस आते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई, यानी इंटर्न इनटू द लंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए क्या होता है। अब जब यहाँ पर ईयर आता है तो अब ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, रिकॉइलिंग कैपेसिटी होती है, यानी अब क्या होता है, ये जो स्ट्रेच हुआ होता है यहाँ पर डायाफ्राम, मैं अब इसको इधर बनाता हूँ, ये जो स्ट्रेच हुआ होता है डायाफ्राम, ये क्या करता है, ये वापस डोम शेपर्ड में चला जाता है। किस में चला जाता है, डोम शेपर्ड में, यानी ये इस पोजीशन में वापस आता है, ये इस पोजीशन में वापस आता है इस तरह। ठीक है, यानी ये रिलैक्स होता है, पहले कंट्रैक्ट हुआ था, अब क्या होगा, रिलैक्स। बिल्कुल उसका उल्टा है, अब आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उसका उल्टा है। यानी अब ये वापस आएगा अपने पोजीशन में ड्यू टू रिकॉइलिंग कैपेसिटी। यानी जब ये स्ट्रेच होते हैं तो मसल फाइबर्स की टेंडेंसी होती है कि वो रिकॉइल हो सकते हैं, तो ये वापस आ जाता है अपने डोम शेप पोजीशन में। इन टर्न ये क्या काम करता है, ये पिलुलर मेम्ब्रेन को भी आगे लेता है, तो इसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है कि नहीं, उल्टा हो जाता है। ये स्ट्रेच की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता था, लेकिन अब रिलैक्स की वजह से जब पिलुलर मेम्ब्रेन अपनी पोजीशन पर वापस आएगा ऊपर की ओर,
तो अंदर का वॉल्यूम जो है इंट्रापिलुलर वॉल्यूम वो डिक्रीज होगा। इसी तरह ये भी क्या करेगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये भी रिलैक्स करेंगे। अब ये भी आएंगे कहाँ, पहले थे अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब ये आएंगे डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। इसकी वजह से भी क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, इन दोनों की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। फिर से बॉयलर्स लॉ अप्लाई होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब इनकी वजह से यानी रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दे ब्रिंग बैक द रिब केज इनटू द normal position and the pillular cavity gets decreased. In turn volume gets decreased. When intrapillular volume gets decreased, in turn intrapillular pressure gets increased. इसमें क्या होता है, जो इंट्रापिलुलर प्रेशर है, इंट्रापिलुलर प्रेशर वो इंक्रीज होता है क्योंकि इंट्रापिलुलर वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ दिस बोथ टाइप्स ऑफ मसल्स। अब क्या होगा, इंट्रापिलुलर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो वही होता है, ठीक है, क्या होता है, द एयर नाउ विल मूव फ्रॉम द पिलुलर कैविटी इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट इज फ्रॉम द प्रेशर एट हायर सिस्टम टू द प्रेशर एट लोअर सिस्टम। ये होता है इसका मैकेनिज्म। इसमें कोई अलग मसल इन्वॉल्व नहीं होती है, यही वापस आते हैं ड्यू टू रिकॉइलिंग कैपेसिटी, यही रिलैक्स होके वापस पोजीशन में आते हैं और उसकी वजह से वो इंट्रापिलुलर वॉल्यूम डिक्रीज होता है और इंट्रापिलुलर प्रेशर इन टर्न बढ़ जाता है। व्हेन द इंट्रापिलुलर प्रेशर एक्सीड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एयर विल मूव आउट ऑफ द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द नॉर्मल एक्सपायरेशन। बिल्कुल उसका उल्टा है, बिल्कुल उसका उल्टा है। आई होप आपको बॉयलर्स लॉ भी समझ आया होगा, आपको नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन भी समझ आया होगा, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। Now you may ask me that what is the role of the sternocleidomastoid muscles, scalene muscles, rectus abdominis muscles, what is the role behind that? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। अब तक जो मसल्स थे, चाहे डायफ्राम था, मैं एक दो पॉइंट्स लिखाता हूँ आपको ताकि ये वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट मैं आपको ये लिखाता हूँ कि जो इंस्पायरेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है यानी इसमें एनर्जी लगती है, यानी इसमें एटीपी कंजप्शन होती है, ठीक है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। जो हम सांस अंदर लेते हैं टू स्ट्रेच द डायफ्राम, टू स्ट्रेच द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। एक्सपायरेशन क्या होगी, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं लगती है। क्यों, क्यों नहीं एनर्जी लगती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेच होते हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये अपनी जगह पे वापस आते हैं बाय देयर रिकॉइलिंग कैपेसिटी। रिकॉइलिंग कैपेसिटी के लिए हमें एनर्जी नहीं लगती है, यानी अगर कोई स्ट्रेच होता है, कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करेंगे उसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, अगर वो वापस अपनी पोजीशन में आएगा तो हमें उसके लिए एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, वो खुद ब खुद वापस आता है। यही रिकॉइलिंग कैपेसिटी की वजह से जो एक्सपायरेशन होती है, इसका मतलब ये पैसिव प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। इन मसल्स को सिर्फ स्ट्रेच करने के लिए हमें एनर्जी लगती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है क्योंकि ये फिर रिकॉइलिंग कैपेसिटी की वजह से अपनी पोजीशन पर वापस आते हैं। एक दो पॉइंट आपने ये याद रखने हैं, और एक पॉइंट आपने जो याद रखनी है वो है, अगर कभी आपको बोलेगा कोई नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों में याद करके बोलना डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंस्पायरेशन में ये दोनों, इंस्पायरेशन में ये दोनों क्या करते हैं, इंस्पायरेशन में ये दोनों स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, या हम कह सकते हैं कंट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कंट्रैक्ट। और एक्सपायरेशन में ये क्या होते हैं, एक्सपायरेशन में ये रिलैक्स होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इनका रोल क्या है, इनका रोल क्या है। कभी कभार क्या होता है कि ये दोनों
रेस्पिरेशन में कंपनसेट नहीं कर पाते हैं। यानी हमारे बॉडी को ज़्यादा नीड है रेस्पिरेशन की, ज़्यादा नीड है गैसेस एक्सचेंज की, ज़्यादा नीड है रेस्पिरेटरी मतलब लोड बढ़ जाता है। उस टाइम क्या होता है, मान लो कि अगर नॉर्मल, मैंने इसीलिए आपको बताया था कि ये नॉर्मल इंस्पायरेशन हम मेजर करते हैं एट रेस्ट और एक हेल्दी इंडिविजुअल में, ठीक है, हेल्दी और रेस्ट इंडिविजुअल में, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन, सॉरी नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम, नॉर्मल ब्रीदिंग मीन्स एक हेल्दी इंडिविजुअल में एट रेस्ट में जो हमने अभी मैकेनिज्म पढ़े वही होता है, और ये दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अब क्वेश्चन आता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम वर्कलोड बढ़ जाता है, उस टाइम रेस्पिरेटरी रेट जो होती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होती है। उस टाइम ये दो मसल जो होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी ये वाली मसल, और डायफ्राम जो होता है ये वाली मसल, ये अच्छे से कंपनसेट नहीं कर पाते हैं। ये भी काम दोनों करते हैं काम, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए और मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उस टाइम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये बात याद रखना। या अगर किसी पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है लाइक COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसऑर्डर, या किसी को एजमा है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, एम्फाइसीमा एटसेट्रा, रेस्पिरेटरी डिजीज़ अगर किसी को है तो उसमें भी उसका रेस्पिरेशन रेट जो होता है, रेस्पिरेशन रेट वो डिक्रीज होता है, ठीक है, यूजुअली डिक्रीज होता है, ठीक है। COPD में रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, हमें उधर नहीं जाना है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। लेकिन यूजुअली क्या होती है, इंक्रीज ही होती है, क्योंकि उसको रेस्पिरेटरी थर्स्ट होती है, ठीक है। हमें इतना ही समझना है कि अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो चेंज होता है, रेस्पिरेशन रेट है चेंज होता है। उसको कंपनसेट करने के लिए और मसल्स वो इस्तेमाल करता है, उसकी बॉडी इस्तेमाल करती है, ठीक है। अब आएगा उनका काम जो मैंने बताए थे और मसल्स होते हैं। इन मसल्स को हम कहते हैं एक्सेसरी मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं, एक्सेसरी मसल्स। व्हाट आर एक्सेसरी मसल्स? Accessory muscles are those muscles which are not used in normal breathing, which are used under the certain circumstances। जब हमारे ऊपर रेस्पिरेटरी लोड बढ़ जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, या किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उस टाइम इस इन एक्सेसरी मसल्स का इस्तेमाल होता है। कभी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि एक्सेसरी मसल्स में कौन कौन से आते हैं, जो मैंने ऊपर दिखाए, मैं डायग्राम में ही दिखाता हूँ, आप देख लेना। स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, स्कैलियन मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेक्टस एब्डोमिनस ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले, यानी रेक्टस एब्डोमिनस इंपॉर्टेंट एक्सेसरी मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इंपॉर्टेंट मसल, और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल इंपॉर्टेंट मसल। आज के बाद ये गलती कभी नहीं करना कि नॉर्मल, आप बोलोगे कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी मसल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। ये आज के बाद नोट कर लेना कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर नॉट मेन रेस्पिरेटरी मसल्स और एक्सेसरी मसल्स। उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मेन रेस्पिरेटरी मसल है, वाइल एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्सेसरी मसल है। ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है हमारी बॉडी को जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम इन एक्सेसरी मसल्स का थोड़ा बहुत रोल पढ़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या चाहिए, मतलब रेस्पिरेटरी लोड जो हमारी बॉडी पे पड़ा, वो हमें इंस्पायरेशन रेट बढ़ानी पड़ी या एक्सपायरेशन रेट बढ़ानी पड़ी, उसके हिसाब से एक्सेसरी मसल्स भी दो टाइप के हैं, ठीक है। एक्सेसरी मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? दीज आर द रेस्पिरेटरी मसल्स विच आर यूज्ड व्हेन देयर इज नीड, अदरवाइज इन नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, दीज आर नॉट यूज्ड, ठीक है। मैं लिखूंगा AM यानी एक्सेसरी मसल्स, AM मतलब एक्सेसरी मसल्स। एक्सेसरी मसल्स में आते हैं दो टाइप्स ऑफ मसल्स। एक आते हैं जब हमें फोर्सड इंस्पायरेशन करनी पड़ती है,
वो टाइप ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स, वो टाइप ऑफ एक्सेसरी मसल्स